बहुत बहुत शुक्रिया साथियों इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरा नाम मनमोहन है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सरकारी अस्पताल है, जिसके हम जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक टूटी फूटी इमारत, कुछ परेशान मरीज, लंबी लंबी कतारों में खड़े और कुछ उनसे भी ज्यादा परेशान कई बार डॉक्टर्स वो नजर आते हैं। ऐसी क्या दिक्कत है जिससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो चरमरा रहा है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास बाजपेयी। डॉक्टर विकास बाजपेयी एक मेडिकल डॉक्टर हैं, कैंसर रेडियोथेरेपिस्ट हैं और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बाजपेयी पिछले एक दशक से सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ के अंदर एज अ फैकल्टी कार्यरत हैं। वेलकम डॉक्टर बाजपेयी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कुछ ही शब्दों में बताइए कि क्या दिक्कत है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ में, हमारी जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उनमें क्या बड़ी दिक्कत है जो वो फेस कर रहे हैं, जो वो झेल रहे हैं? देखिए, जो दिक्कत है, कोई भी संस्थान तो समाज में एग्जिस्ट कर, और जो समाज से संबंधित जितनी भी दिक्कतें वो संस्थानों में भी दिक्कतें। हमारे यहाँ गरीब अमीर का फर्क, जाति का फर्क, मजहब का फर्क आज इतना व्यापक और सर चढ़ के बोल रहा है कि बतौर एक समाज के लोगों के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो रहे। लिहाजा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था भी है उसे भी हमने बिल्कुल वैसा ही रूप दिया है जैसा कि हमने अपने समाज को बना करके रखा। अब इसके कारण अगर आप तो होता इस तरीके से कि आप जब उसकी परवाह नहीं करते तो आप अमीरों के लिए अलग अस्पताल बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल खड़े करते हैं, उन्हें भारी सरकारी अनुदान दिया जाता है। सर, हम इस मुद्दे पे भी आएंगे जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था है, हम डेटा में देखते हैं तो हमें जातियों के आधार पर, अगर हम SC ST कैटेगरी को देखें, NFHS का भी अगर हम डेटा निकालें तो हमें मेल नरिशमेंट में बहुत फर्क दिखता है। लेकिन ये कहा जाता है और ये माना जाता है कि कोई भी बीमारी जाति देखकर नहीं होती। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि जो बीमारी के कीटाणु हैं उन्हें जातियों का ज्ञान नहीं, ठीक है, लेकिन समाज को तो है। ठीक, समाज जातियों के आधार पर और बहुत सारी चीजों के आधार पर भेदभाव करता है, जिससे कि ये तय होता है किसको साफ पीने का पानी मिलेगा, किसे पर्याप्त भोजन मिलेगा, किसे किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, ये समाज जो वर्गीकरण से और ऊंची नीची जातियों के स्तर से इन बातों को तय कर देता है। आगे फिर बीमारी अपने आप अलग हो जाती है। गरीब लोगों को और ज्यादा बीमारियां परेशान करती हैं। उत्पीड़ित जाति के लोग अक्सर गरीब भी होते हैं, साधन विहीन भी होते हैं, तो वो ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समुदाय जो पिछड़ा है, जो पिछड़ा रहा है, वो उसकी जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, वो ऐसी हो जाती है कि उन्हें वो बीमारियों के प्रति वो ज्यादा वल्नरेबल या ज्यादा उन्हें बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। जी, लेकिन इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूँ। आपको ऐसे बहुत से डॉक्टर मिलेंगे जो यूं कहेंगे कि भाई हम तो मरीजों के बीच जाति देख करके भेदभाव नहीं करते। सवाल फिर मैं यही कहूंगा, सविनय अनुरोध है मुझसे कि सवाल आप भेदभाव करते हैं या नहीं करते हैं इसका नहीं है। सवाल ये है कि हमारे समाज में ये भेदभाव है कि नहीं। इस भेदभाव के चलते लोगों की क्षमताओं में, उनके पास जो साधन है उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर इसका फर्क पड़ता है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी संख्या में लोग उपेक्षित रहते हैं, जो कि हर तरीके से उपेक्षित हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी उपेक्षित है। अगर मैं बात करूं कि आज के दिन जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी क्या संरचना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, गांव से लेके एक एम्स जैसे अस्पताल तक क्या एक संरचना है, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। मैं
बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आदर्श जो माना जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा एक पिरामिड के जैसा है। ठीक है, पिरामिड जैसा वो इजिप्ट के पिरामिड आप देखते हैं, पिरामिड का मतलब वो है जिसका की जो बेस है वो सबसे चौड़ा होता है। बेस पे आपके छोटे स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं रहती हैं, जैसे कि सब सेंटर हुआ, हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि लोगों के घरों के सबसे नजदीक मुहैया कराई जा सकती है, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से अक्सर बीमार, उनके रोजमर्रा के जीवन में सर्दी, बुखार, दर्द या इस तरीके की परेशानी, ताकि उनको उसका उपचार उनके घर के, उनके अपने जहां वो रहे उसके सबसे नजदीक मिल जाए। उसके ऊपर द्वितीय स्तर की सेवाएं आती हैं, CHC, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई जनरल डॉक्टर नहीं कर सकता, आपको पीडियाट्रिशियन की जरूरत है, सर्जन की जरूरत है, नाक कान गले के विशेषज्ञ की जरूरत है, तो उनकी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और सबसे ऊंचे वाले स्तर पे जो रेफरल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्थान जैसे कि आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में है, तो जगह जगह खोल दिए गए हैं सारा। तो यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनका ये है कि अगर प्राथमिक स्तर पे और सेकेंडरी स्तर पे अगर लोगों की बीमारियों का निवारण न हो सके तो वो फिर टर्शरी लेवल पे उनको रेफर किया जाता है। मैं आपको सर यहीं रोकूंगा, और हम देख रहे हैं कि लगातार, जैसे आपने भी अपने बात में बोला कि लगातार नए नए टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट यानी कि एम्स और बड़े बड़े ऐसे संस्थान, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, बड़े बड़े ऐसे संस्थान खोले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के जो अगर डेटा भी देखें, जो मॉर्बिडिटी है वो कोई बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं हो रही है जी। इसका क्या कारण है? देखिए, कारण इसका ये है कि जो जहां लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनके घर के नजदीक उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो, उनको वो मुहैया कराई जाए। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आप सब सेंटर्स को मजबूत करते, यानी आप सबसे निचले स्तर पे जो है, निचले स्तर पे मजबूत करते, आप प्राथमिक सेवाओं को मजबूत करते, ताकि रोजमर्रा की दिक्कतें उनका निवारण उनके घर पे हो सके उसमें। ठीक, लेकिन आप जब इस बात पे एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं कि साहब एम्स जैसे संस्थान हर जगह बनाए जाएंगे, उसका कारण सिर्फ ये है, एक कि आप लोगों को एम्स बनाएंगे वो दिखेगा कि देखिए जी हमने ये बनाया, राजनेताओं को इससे यश की प्राप्ति ज्यादा होगी, ऐसा उनको लगता है कम से कम। ठीक, दूसरा एक ये कि जब आपकी प्राथमिकता हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी या उन लोगों के प्रति ज्यादा है जो समाज के बेहतर तबके, धनाढ्य तबके या सर्वसाधन संपन्न तबके माने जाते हैं, उनकी परेशानी ये नहीं है कि उन्हें बुखार हो रहा है उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उन्हें थोड़ी चोट लग गई है, शरीर में दर्द हो रहा है उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उन्हें चाहिए कि साहब MRI हो, CT स्कैन हो, टेक्नोलॉजी हाईएस्ट लेवल की हो। ठीक है, तो आप उसमें निवेश करते हैं। ये मांग जो है, ये मांग उन्हीं अभिजात वर्गों की मांग है, वेल टू डू सेक्शंस की मांग है। ठीक है, आम सेक्शन जो गरीब है, गांव का गरीब, उसकी मांग तो ये है कि साहब मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया, मेरे शरीर में दर्द होता है, मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ, ठीक, मेरे लिए पोषण की व्यवस्था कर दी जाए, तो उसके लिए तो इतने बड़े बड़े संस्थान बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो आप प्राथमिक स्तर की सेवाएं मजबूत कीजिए, वहां आप डॉक्टर मुहैया कराइए, वहां आप पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराइए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जो पिरामिड का जो बेस है वो तो बिल्कुल कमजोर है, लेकिन जो उसका टॉप है हम उसको मजबूत करते जा रहे हैं। अब आप इन्होंने जो किया है कि पिरामिड को उल्टा खड़ा कर दिया है। ठीक है, माने आपका शरीर ठीक ऊपर से तो भारी होता जा रहा है और टांगे कमजोर होती जा रही है, तो आप हमेशा डगमगाते ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी वो अच्छे से अच्छे समय में भी डगमगाती हुई नजर आती।
क्योंकि जो बेस है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे वो सेवाएं नहीं होती। और इस कारण हम ये भी देखते हैं कि जब खांसी जुकाम जैसी आम परेशानियां भी होती हैं, तब भी जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनके आसपास वो सुविधाएं नहीं हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो इस आम छोटी सी बीमारी को लेके भी एक मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स जैसे संस्थानों में पहुंचे। आप ये देखिए कि हमारे देश में आज भी सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो किस वजह से हो रही है? डायरिया की वजह से बच्चों की, ठीक, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, छाती के संक्रमणों की वजह से, टीबी की वजह से, ठीक है। ये इनका इलाज मुहैया कराने के लिए आपको एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हर जगह हों, इसकी जरूरत नहीं। आपको चाहिए कि आप प्राथमिक सेवाएं सबसे नजदीक लोगों को उपलब्ध करवाइए, ठीक है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जितने मर्जी बना लीजिए, ये बात उसी तरह होगी कि मटके के नीचे छेद कर दीजिए और पानी भरते रहिए। आपको भी ये लगेगा कि साहब हम तो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और पता लगा लोगों की हालत जैसी की तैसी बनी। हम जो बात कर रहे थे पिरामिडल स्ट्रक्चर की, जिस तरीके से बना है, इसका जो सुझाव, जो पहला सुझाव मैं जितना जानता हूँ, वो 1946 के अंदर भोरे कमेटी द्वारा दिया गया। और भोरे कमेटी ने ये भी बात की कि जो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य में लगना चाहिए, जिसको हम आज तक फुलफिल नहीं कर पाए हैं। भोरे कमेटी ने साथियों 2 तरह के प्लान दिए थे, एक सबसे छोटा प्लान और दूसरा कि जब देश थोड़ा मजबूत हो जाए तो उसको एक बड़ा प्लान लागू करना है। लेकिन आज तक हम शायद वो छोटा प्लान भी लागू अभी तक नहीं कर पाए हैं। जो भोरे कमेटी ने 2 प्लान ये दिए थे कि एक जो कि 10 साल के अंदर लागू होना चाहिए, और एक पूरी जब विकसित हो जाएगा और 40 साल के पीरियड में जाकर के, तो एक प्लान वो दिया था उसमें। और जो मापदंड उन्होंने 10 साल की अवधि के लिए रखे थे, जिसे उन्होंने कहा था कि ये इररिड्यूसिबल मिनिमम है, मतलब इसको कम नहीं, अगर इसमें भी आप काट छाट करेंगे तो ये समझ लीजिए कि कोई ढंग की आप स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य व्यवस्था, सेवाएं नहीं दे सकते लोगों को। वो जो इररिड्यूसिबल मिनिमम के भी जो मापदंड थे, चाहे वो प्रति 1000 जनसंख्या पे डॉक्टरों का सवाल हो, नर्सों का सवाल हो, बिस्तरों का सवाल हो, आज तक या कितनी संख्या पे आबादी पे एक पीएचसी होगी, कितनी आबादी पे एक सीएचसी होगी, वो मापदंड हम आज तक भी पूरे नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि 1946 के अंदर जो मापदंड दिए गए थे, आज से 77 साल पहले, उन मापदंड जो 10 साल के लिए थे, उनको आज तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए। तो सर, इसका जो हम मापदंड पूरे नहीं कर पाए हैं, इसका क्या कारण समझते हैं? क्या राजनीतिक, क्योंकि आखिर में हम देखें तो ये सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो राजनेताओं द्वारा लिए जाते हैं। जैसा आपने कहा कि एम्स अगर बनाते हैं तो एक राजनीतिक बेनिफिट मिलता है, एक यश की प्राप्ति होती है नेताओं को। तो उसी तरीके से हम देखें वो 10 साल वाला प्लान आज सतंतर लगभग 80 सालों में भी हम पूरा नहीं कर पाए, तो इसका क्या कारण है? मैं आपको देखिए, मैं बोलूंगा तो होगा ये कि साहब ये तो इनका सोचना है और ये तो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर जिसे कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ठीक है, दिल्ली में अपोलो अस्पताल है, एक मिसाल दे रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सबसे पहला हॉस्पिटल हिंदुस्तान में बना। बिल्कुल ठीक है। आज कितने लोग जानते हैं कि उस अपोलो अस्पताल की सारी जमीन महज 1 रुपए की कीमत पे दी गई। अपोलो अस्पताल की पूरी बिल्डिंग वो दिल्ली सरकार के खर्चे से बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि जो अपोलो अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल है, जो लोगों का इलाज करता है और पैसा कमाता है, उसकी जमीन और उसकी बिल्डिंग ये सरकारी है, मतलब आम जनता की है। बिल्कुल सरकारी है। और जो अपोलो और दिल्ली सरकार के बीच में अनुबंध हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक एक खिड़की की चौखट तक अपोलो अस्पताल बदल नहीं सकता बगैर दिल्ली सरकार की इजाजत के। उसमें कहा गया था कि 1/3 बिस्तर गरीब मरीजों के लिए होंगे उस अस्पताल में, ठीक है। आज की अवस्था में जब हर कोई यही जानता है वो तो प्राइवेट है, वहां गरीबों का इलाज आप करवा के देख लीजिए। और तो और जो भारत की स्वास्थ्य नीति है, सबसे जो बात की है 2017 की, उसमें ये लिखा हुआ है
कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उन्हें हमें गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक तरक्की में योगदान करके वो अपना कार्य वैसे ही निभा रहे हैं। ये भारत जैसे देश की स्वास्थ्य नीति का कथन है। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके, क्योंकि वो आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए उन्हें गरीबों का इलाज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जी, जो ड्राफ्ट आया था इस पॉलिसी का, उसमें यही लिखा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, उसके ड्राफ्ट में यही लिखा हुआ था। सर, अब हम आई गए हैं फाइनेंसिस की बात पे, तो आज के दिन हम देख रहे हैं निजीकरण, भले वो अस्पतालों का हो निजीकरण, या फिर हम बोलते हैं जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी रिसेंटली ही शायद नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया है कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ में लिंक कर दिया जाए, या फिर कुछ ही समय पहले ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए, उनको प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया जाए। अब इसको अगर मैं आपने जो कहा उसके साथ देखो कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, अगर हम उन्हें सरकारी सब्सिडी दे भी रहे हैं तो भी उन्हें गरीब मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का इलाज करने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका इलाज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वो मुनाफा कमा पाए। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो सरकारी संरचना है उसको भी हम प्राइवेट को दे दें। तो देखिए, इसमें तो ये क्या कहते हैं जिसे वैल्यू जजमेंट, ठीक है ना, ये इसके आप ये देखिए कि सरकार की नैतिकता आज कहाँ खड़ी है, इस व्यवस्था की नैतिकता कहाँ खड़ी है। ठीक है, इस स्तर तक आ गए कि नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे या उसके वाइस चेयरमैन थे राजीव कुमार, उन्होंने ये कहा कि भाई पब्लिक सेक्टर हेल्थ सर्विसेज आर लाइक अ सिंकिंग शिप, वो डूबता हुआ जहाज है। ठीक है, सवाल उनको ये भी जवाब देना चाहिए था कि डूबो कौन रहा है। ठीक है, जबकि आप दुनिया के स्तर पे देखेंगे तो जो सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली स्वास्थ्य प्रणालियां हैं वो पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ सर्विसेज हैं। मतलब वो पूरी तरह सरकारी हैं। पूरी तरह सरकारी हेल्थ सर्विसेज हैं। यूरोप के तमाम कंट्रीज में जो वेलफेयर स्टेट्स बनाए गए वो इसी तर्ज पे बनाए गए। और अगर देखा जाए सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका फेमस है, उसमें सारा कुछ प्राइवेट है। उसमें सारी स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट हैं। हालांकि सरकारी खर्च वहां 10 से 15% तक का होता है जीडीपी का, लेकिन वो निजी मुनाफे के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जनता का आम पैसा 10 से 15। आपको मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि भारत के अंदर जो सरकारी खर्च है वो जीडीपी का हमेशा 1 से 2% तक ही रहा है, और वहां अमेरिका में सरकारी खर्च 10 से 14% तक है, मगर वहां सब कुछ प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में है। इसलिए वहां की स्वास्थ्य प्रणाली बिल्कुल विकसित देशों में अमेरिका की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे लचर मानी जाती है, यानी कि वो जो उसके जो रिजल्ट्स वो सबसे खराब माने जाते हैं बाकी ओईसीडी कंट्री जो विकसित देशों का समूह है उनकी तुलना में। सर, तो आपने एक पीपीपी की बात करी, ठीक है, ये उसमें ये देख लीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ना चाहती है। सेवाएं प्रदान करना सरकार का काम नहीं है। सरकार जो है उसमें पब्लिक तो रहेगा, जो रिसोर्सेज जो फंड्स हैं, ठीक है, खर्चा पब्लिक रहेगा, सर्विस डिलीवरी प्राइवेट होगी। अब जाहिर सी बात है कोई भी प्राइवेट पार्टी, ठीक है, वो किसी भी व्यवसाय में तभी आएगी जब वो अपना मुनाफा सुनिश्चित कर पाएगी। ठीक, और ये दुनिया भर की पीपीपीज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, बाकी जन सुविधाओं का सवाल हो, ठीक है, वहां दुनिया भर का एक्सपीरियंस यही बनाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कभी आम जनता का, व्यापक जनता का कल्याण नहीं हुआ। इनफैक्ट
जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने ये नीति किस तर्ज पे लागू करी थी? जब वो निजीकरण का विरोध होने लगा दुनिया भर में, तो उनको लगा कि अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब खुला निजीकरण कर रहे हैं तो जनता का विरोध हो रहा है इसमें। तो IMF का डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इसका तरीका ये होगा कि अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे। और जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स हैं, उसका फायदा उठाने के लिए और सारा कुछ। लेकिन दरअसल है ये कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाता है। कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को अब पैसा कमाने के लिए पब्लिक रिसोर्स भी मिल रहा है ताकि वो और से और मुनाफा कमाए। बिल्कुल। और इसमें देखिए एक चीज लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि नहीं साहब, हम ऐसी शर्तें बनाएंगे एग्रीमेंट में कि जो निजी क्षेत्र है वो बाध्य होगा उसको काम करने सेवाएं प्राप्त करने के लिए। ये सरासर झूठ है। ठीक है, निजी का मतलब है मुनाफा और सार्वजनिक का मतलब है लोगों की सेवा। अब मुनाफे और सेवा के बीच में सामंजस्य कैसे बनेगा, ये आज तक तो किसी ने बताया नहीं। ठीक है, कि हम ये अपेक्षा करें कि अब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और सरकारी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका लगातार कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। मतलब अगर आप पुराने सरकारी एम्प्लॉइज जो मुलाजिम हैं उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। वो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, उनको इंश्योरेंस भी मिलता है, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं, पेंशन भी मिलती है। लेकिन आज के दिन ये सब कॉन्ट्रेक्चुअलाइज किया जा रहा है। और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं हाल ही में हनुमानगढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा था। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहां जाके मुझे पता चला कि वहां के जो लैब टेक्नीशियंस हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, मानिए कि ये टर्शरी हॉस्पिटल है, 3rd लेवल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लैब अटेंडेंट्स की सैलरी जो है सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपना कंप्यूटर, अपना प्रिंटर भी लेके आए हैं और उनकी सैलरी मात्र 9,000 रुपए है। उनके 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो कैसे अपना परिवार 8-9 हजार रुपए में चला सकते हैं? तो क्या इस सब होने से जब एक हेल्थ केयर वर्कर का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इससे कितना प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर? कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था को देने वाला है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, भले वो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, उनका ही अगर जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन कर दिया जाएगा तो उससे स्वास्थ्य व्यवस्था पे कितना फर्क पड़ता है? स्वास्थ्य व्यवस्था पे फर्क ये पड़ता है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को खत्म करने का एकदम सीधा साधा रास्ता है। देखिए, जाहिर सी बात, आपने कहा कि इतनी कम तनख्वाह में या इतना कम जो उसको पारितोषिक मिलता है उसमें वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? निश्चित रूप से नहीं चला पाएगा। और अगर इतना ही कम उसको मिलेगा तो वो जो सेवाएं दे रहा है उसकी गुणवत्ता को बिल्कुल कम करके या खत्म करके देगा। ठीक है, मजबूर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कोई और चारा नहीं है इसके अलावा। इसके जब सेवाएं उस स्तर की नहीं होंगी जिसपे कि भरोसा हो सके, तो उन जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, जो अस्पताल हैं, उनकी विश्वसनीयता लोगों की निगाह में गिरेगी। ठीक है, और ये बात और ज्यादा उनके दिमाग में बिठा दी जाएगी कि देखिए सरकारी अस्पताल तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जबकि अस्पताल होता है, अगर आप उसको पूरी तरीके से संसाधन देंगे तो सरकारी अस्पताल लोगों की तमाम दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप तो खुद प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आधार तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अनायास ही नहीं, लोग जानते हैं, नीतिकार जानते हैं कि इनका नतीजा क्या हो रहा है और क्या और होगा, बावजूद उसके की जाती है, क्योंकि ये किसी न किसी के फायदे के लिए। कि जनता देखती है कि अपोलो, मैक्स, जो कि 5 स्टार आलीशान जैसे अस्पताल बन चुके हैं, वो अस्पताल बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। ये बात को लेकर एक कई बार मांग उठ जाती है समाज से भी कि जो प्राइवेटाइजेशन है शायद इसका कुछ तो बेनिफिट होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अपोलो जो है वो 5 स्टार कैसे बना। ठीक है, सवाल ये नहीं है
कि हमें 5 सितारा अस्पताल चाहिए। सवाल ये है कि हमें ऐसे अस्पताल चाहिए जहां की लोगों की बीमारियों का, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान एक ऐसे तरीके से हो सके जिसकी कीमत समाज उठा सके और जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो। हम भी चाहेंगे कि हमारे अस्पताल, उनकी बिल्डिंगें, उनकी फर्श, उनकी दीवारें चमकती हुई हो, ठीक है, लेकिन वो 5 सितारा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि 5 सितारा अस्पताल की समझ ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। ये एक विशेष वर्ग की, एक समाज सेवाओं को एक कंजम्पशन आइटम की तरह प्रेजेंट करके उसको प्रॉफिट के लिए उपयोगी बनाने के नजरिए से देखी जाती। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को बेचने के लिए उसे बहुत सुंदर डिब्बे में पैक करके दिया बहुत जाता अच्छा है। रैपर और ये वो सारा कुछ वो होना चाहिए। लेकिन ये आज आप देखेंगे मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश पेपर इतने तमाम मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि साहब जो सारे प्रोसीजर वहाँ किए जाते हैं या जो सर्जरीज भी जो होती वो जरूरी नहीं है कि वो गुणवत्ता के लिहाज से सबसे अच्छी हो, या आपको जो इलाज जरूरी है वही इलाज दिया जा रहा है। जब मुनाफा आपका ध्येय है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें, अनवांटेड प्रोसीजर्स जिनकी जरूरत नहीं है वो भी की जाती है। ये बात तो आप बिल्कुल जो कह रहे हैं, तो आम जनता में भी ये बात बिल्कुल साफ है कि जब वो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो वो डॉक्टर को एक हेल्थ केयर वर्कर या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि बहुत बार देखा जाता है कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो जेब काट ली जाएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि लैब टेस्टिंग, जितने टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा लैब टेस्ट होंगे, जितनी दवाइयों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा दवाइयां दी जाएंगी और हो सकता है एडमिट भी कर लिया जाए बेजरूरत। ये बात है सही, एकदम सही है। तो मैं कह रहा हूँ इसी आपसे आपके जो पहला वाला सवाल है कि साहब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का भी स्तर सुधर जाएगा, तो वो स्तर नहीं सुधरेगा। और दूसरी बात, एक बात आप ये भी समझिए, 5 सितारा हिंदुस्तान में जितने हॉस्पिटल बेड्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द बेड्स, ठीक, दे आर देयर इन टॉप 20 सिटीज। सिर्फ 20% सिटीज में भी नहीं, जो ऊपर की सबसे बड़े 20 शहर हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के 80% ऑफ द बेड्स और करीबन 65% जो पब्लिक सेक्टर के बेड्स हैं वो एक टॉप 20 सिटीज में है। तो प्राइवेट सेक्टर वही दुकान खोलेगा जहां पर कि उसको मुनाफा कमाने की गुंजाइश नजर आएगी। छोटे शहरों में, गांव के निकटवर्ती इलाकों में, वहां उसको मुनाफा कमाने की गुंजाइश कैसे नजर आएगी, जबकि पैसे वाले तो बड़े बड़े शहरों में। डॉक्टर वाजपेयी, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जिस देश में एक मेजॉरिटी जो है वो रूरल एरिया में रहती है, ग्रामीण इलाकों में रहती है, उस देश में ज्यादातर जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो अर्बन एरिया में है, शहरी में है, और शहर में भी सिर्फ 20 शहरों में। शहर में भी मैं सिर्फ 20 सबसे बड़े शहरों में, ठीक है। मैंने एक अनुमान था कि महाराष्ट्र के जितने डॉक्टर महाराष्ट्र में हैं उसका 60% डॉक्टर जो हैं अकेले बंबई शहर में। दैट इज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप अगर ये सोचें कि ये 5 सितारा अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को चमका देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये होगा कि उनको चमकाने के नाम पे और कितना सरकारी या जो जनता का पैसा है वो कितना हड़पा जाएगा, कौन कौन हड़पेगा, वो बंदरबान। तो सर, इस पॉडकास्ट को थोड़ा छोटा संक्षेप करने के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, उससे पहले साथियों बहुत से मुद्दे हैं जो हम इसमें नहीं उठा पाए, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में नहीं बात कर पाए। प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे बहुत लंबी तरीन बात की जा सकती है और उस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट के अंदर। हमने जेंडर का मुद्दे के ऊपर बहुत तफसील से बात नहीं कर पाए, कास्ट के मुद्दे के ऊपर, क्लास के मुद्दे के ऊपर बहुत तफसील से बात नहीं कर पाए। मेरा डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी सवाल है कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसमें आज देश के 150 करोड़ लोग लगभग रह रहे हैं, तो अब क्या किया जाए, क्या इसका क्या समाधान क्या है इसका? देखिए, हम
बातचीत के शुरू में ही कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास समाज के विकास से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने की लड़ाई भी समाज को बदलने की लड़ाई से जुड़ी हुई है। एक तो इसको सैद्धांतिक रूप से हमें समझ लेना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात एक ये कि जिस तरह तमाम लोग अलग अलग वर्ग मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, तो उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए भी जन आंदोलन होने चाहिए, जिसमें कि प्रमुख भूमिका उन लोगों को निभानी चाहिए, डॉक्टरों को, नर्सों को, कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य संस्थानों में काम करते हैं और जो वहां उन्हें संगठित होने का, एक साथ आने का मौका मिलता है। आम मरीज बेचारा संगठित नहीं होता, ठीक है, तो वो शायद संगठित होकर के संघर्ष भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई संगठित ताकतें इन मुद्दों को उठाएंगी, उस पर व्यापक आंदोलन खड़े करें, मसलन यूजर चार्जेस का सवाल है, अस्पतालों में जो फीस ली जा सकती है, इसके खिलाफ आंदोलन होने चाहिए। मैं खुद ऐसे आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ। पेटेंट का जो अधिकार है कि दवाइयां हम नहीं बना सकते चाहे हमारी कितनी भी जरूरत हो, क्योंकि पेटेंट किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ है, के पास है, तो उसको बदलने की लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। निजीकरण के खिलाफ लड़ाई, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। इन सबका लेना देना सीधे सीधे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ है। वो जनपक्षीय होंगी या जनता के विरोध में खड़ी होंगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ये लड़ाइयां कैसे लड़ी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाजपेयी। बहुत शुक्रिया। साथियों, हमने आज जाना कि स्वास्थ्य व्यवस्था, जो आज के दिन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, उसका मेन कारण क्या है और उसका समाधान कि उसके लिए हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। हमें संगठित होना होगा और जनता की आवाज को जन आंदोलनों के साथ में उठाना होगा। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी ऐसी ही मुद्दों के ऊपर बातें करते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।